आमतौर पर जब हम किसी मेडिकल जांच की बात करते हैं ना, तो वहाँ चीज़ें काफ़ी क्लियर होती हैं। मतलब जैसे अगर हाथ की हड्डी टूट गई हो तो एक्सरे में वो क्रैक एकदम साफ दिख जाता है। बिल्कुल, डॉक्टर बस रिपोर्ट देखता है और बता देता है कि भाई यहाँ चोट है। हाँ, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होता है सब, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। लेकिन आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं ना, वहाँ चीज़ें इतनी साफ नहीं है। सही कहा, क्योंकि जब पुलिस और आम नागरिक का आमना सामना होता है तो अक्सर सच बहुत धुंधला हो जाता है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही गंभीर विषय की गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास लॉ ट्रेंड की अप्रैल 2026 की एक काफी डिटेल रिपोर्ट है। ओह, और ये रिपोर्ट 2014 के अग्निलो वालिदारिस मामले के बारे में है। बिल्कुल, और हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। उन्होंने वडाला रेलवे पुलिस के 8 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलाने की निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। तो हमारा मिशन आज यही है कि हम समझे कैसे एक दुर्घटना की कहानी के पीछे की असली सच्चाई बाहर आई। और आज हम जो भी बात करेंगे वो पूरी तरह से अदालती दस्तावेजों और फैक्ट्स पर आधारित होगी। मैं एक बात साफ कर देती हूँ कि हम यहाँ किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, बस जो कानूनी रिकॉर्ड में दर्ज है उसी का विश्लेषण कर रहे हैं। एकदम सही। तो घटना 2014 की है। वडाला रेलवे पुलिस ने चोरी के शक में अग्निलो वालिदारिस और 3 अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। और पुलिस का जो ऑफिशियल बयान था वो बड़ा सीधा था कि अग्निलो ने लॉकअप से भागने की कोशिश की और वो एक ट्रेन की चपेट में आ गया। मतलब उन्होंने इसे एक आकस्मिक मौत बता दिया, सीधा सीधा एक एक्सीडेंट। हाँ, और इसमें सीनियर इंस्पेक्टर से लेके कांस्टेबल लेवल तक के 8 लोग शामिल थे, जैसे जितेंद्र राठौड़, अर्चना पुजारी, शत्रुघ्न तोंडसे, सुरेश माने, तुषार खैरनार, रविंद्र माने, विकास सूर्यवंशी और सत्यजीत कामले। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि हाईकोर्ट ने पुलिस के इस एक्सीडेंट वाले दावे पर बहुत गंभीर विवाद पाया। वो कैसे? मतलब कोर्ट को ऐसा क्या मिला जो पुलिस की थ्योरी से अलग था? देखिए, जब कोर्ट ने सह कैदियों के बयान देखे जो उस वक्त उसी लॉकअप में मौजूद थे और साथ ही मेडिकल रिपोर्ट्स देखी, तो वो पुलिस के इस भागने वाली थ्योरी से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। ये तो मतलब एक तरह की लॉक्ड रूम मिस्ट्री हो गई ना, बंद कमरे का रहस्य। क्योंकि जब पुलिस लॉकअप के अंदर कुछ होता है तो गवाह तो अक्सर वही लोग होते हैं जिन पर आरोप लग रहा है। ऐसे में सच उस कमरे से बाहर कैसे आ सकता है? बिल्कुल, और इसीलिए सहकैदियों के बयान इतने अहम हो गए। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अंदर असल में क्या हुआ था। तो अंदर असलियत में हुआ क्या था? जो रिपोर्ट ने सामने आया वो तो काफी खौफनाक था। हाँ, बहुत ही परेशान करने वाला था। अवैध हिरासत थी, बहुत ज्यादा बर्बर मारपीट की गई थी और घृणित यौन शोषण भी हुआ था। बाप रे। और इसी वजह से निचली अदालत ने सितंबर 2022 में हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए धारा 295A के तहत आरोप तय किए थे। सही कहा आपने। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक चीज मुझे बहुत अजीब लगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यौन शोषण इतना घृणित था कि पुलिस की सामान्य छवि की रक्षा के लिए वो इसे डिटेल में नहीं लिख रहे हैं। ये क्या बात हुई? मैं समझ सकती हूँ कि ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। मतलब क्या संस्था की छवि बचाना सच छुपाने से ज्यादा जरूरी है? अगर व्यवस्था के रक्षकों की क्रूरता को छवि बचाने के नाम पर छुपा लिया जाएगा तो समाज को असलियत कैसे पता चलेगी? अदालत के इस कदम को केवल पुलिस की छवि बचाने के नजरिए से देखना एक आम गलतफहमी है। इसके पीछे एक बहुत गहरा कानूनी और मानवीय तर्क भी होता है। वो कैसे? मुझे तो ये बिल्कुल सही नहीं लगा। देखिए, कई बार अदालतें बहुत ही ज्यादा विभत्स या ग्राफिक डिटेल्स को पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनने से रोकती हैं। इसका मकसद सिर्फ संस्था को बचाना नहीं होता, बल्कि मृतक की गरिमा को बनाए रखना भी होता है, ताकि उसके परिवार को बार बार उस आघात से न गुजरना पड़े। वो तो है। लेकिन आदेश में तो साफ तौर पर पुलिस की छवि शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना? ये तर्क मृतक के सम्मान से ज्यादा संस्था को बचाने का प्रयास लगता है। ये एक विरोधाभास जरूर लगता है, लेकिन हमें इसे उन धाराओं के संदर्भ में पढ़ना होगा जो अदालत ने बरकरार रखी हैं। अच्छा, धारा 295A मतलब धार्मिक भावनाओं को आहत करना। बिल्कुल, और हत्या के साथ इस धारा का जुड़ना कोई मामूली बात नहीं है। ये बताता है कि कोर्ट मान रहा है कि ये सिर्फ जानकारी उगलवाने के लिए की गई मारपीट का मामला नहीं था। तो फिर ये क्या था? तरह से कुचलने का एक सोची समझी क्रूरता का कृत्य था। अदालत भले ही पन्नों पर ग्राफिक विवरण न लिख रही हो, लेकिन 295A को कायम रखकर वो अपराध की उस भयावहता को कानूनी रूप से मान्यता दे रही है। ओह, तो मतलब कोर्ट ने डिटेल नहीं लिखी लेकिन धारा लगाकर मामले की गंभीरता को कम नहीं होने दिया। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। एकदम सही।
यह मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि क्रूरता तो एक हिस्सा है, लेकिन इसके बाद जो प्रशासनिक लिपापोती हुई वो और भी हैरान करने वाली है। हाँ, वो जिसे हम सिस्टमैटिक कवर अप कहते हैं। बिल्कुल। हाईकोर्ट ने 3 बड़ी खामियां गिनाई पुलिस की काम करने के तरीके में। पहला तो जो ऑफिशियल पुलिस रिकॉर्ड थे उनमें बहुत भारी कमियां और हेराफेरी थी। स्टेशन डायरी में विसंगतियां होना कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और दूसरा पॉइंट तो और भी शॉकिंग है। अदालत ने साफ निर्देश दिए थे कि सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन फिर भी वो गायब हो गया। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच नहीं हो सकता। वही तो, ये तो ऐसा है जैसे किसी क्राइम सीन से सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स मिटा देना। और तीसरी बात, जो मेडिकल लापरवाही की थी, डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि मृतक का एक्सरे करवाओ, लेकिन पुलिस ने कभी करवाया ही नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कानून में एक चीज होती है जिसे हम परिस्थितिजन्य साक्ष्य या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। तो ये सब उसी के तहत आता है। हाँ, जब आप सीसीटीवी फुटेज मिटा देते हैं जो आपके पास था, या आप डॉक्टर के कहने पर भी एक्सरे नहीं करवाते, तो न्याय शास्त्र में इसे एडवर्स इन्फरेंस के तौर पर देखा जाता है। एडवर्स इन्फ्रेंस मतलब कोर्ट मान लेगा कि वो सबूत आपके खिलाफ ही था? बिल्कुल। पुलिस का काम सबूत इकट्ठा करना है। जब वही एजेंसी अपने ही थाने का डिजिटल फुटप्रिंट मिटा दे तो ये लापरवाही की श्रेणी से निकलकर आपराधिक मंशा की श्रेणी में आ जाता है। अरे वाह, ये बात एक्सरे वाले बिंदु पर भी एकदम सटीक बैठती है। सही कहा। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि वो गिर गया या एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सरे तो उस दावे की पुष्टि कर सकता है ना? हाँ। इसका मतलब है कि पुलिस जानती थी कि एक्सरे करवाने से उनकी वो एक्सीडेंट वाली कहानी झूठी साबित हो जाएगी। एकदम। और अंदरूनी चोटों का असल सच सामने आ जाएगा। यही वो कड़ी है जो इन साक्ष्यों को मजबूत बनाती है। तो इन सब सबूतों और लिपापोती को देखने के बाद जो बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस श्याम चांडक की बेंच थी, उन्होंने क्या फैसला सुनाया? उन्होंने 8 पुलिसकर्मियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने हत्या के आरोपों से बरी करने की मांग की थी। हाँ, उन्होंने साफ कर दिया कि हत्या का मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर ये सबूत ट्रायल के दौरान गलत साबित नहीं होते हैं तो ये सजा दिलाने के लिए काफी हैं। बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश था ये। लेकिन इस पूरे फैसले में एक जगह ऐसी है जिसने मुझे बहुत चौंकाया। अदालत में मशहूर अमेरिकी लेखिका लोइस मैकमास्टर बुजोल्ट को कोट किया है। ओह अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उनका वाक्य था, मृतक न्याय के लिए नहीं पुकार सकते, ये जीवित लोगों का कर्तव्य है कि वे उनके लिए ऐसा करें। तो आखिर इन सब का क्या मतलब है? एक आधुनिक न्यायालय द्वारा एक साइंस फिक्शन और फैंटेसी लेखिका को कोट करना काफी दिलचस्प है। दिलचस्प होने के साथ साथ इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है। ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि एक नैतिक बयान भी है। मतलब कोर्ट समाज को एक मैसेज दे रहा था। हाँ, अक्सर अदालती आदेश केवल अनुच्छेदों और धाराओं से भरे होते हैं, लेकिन जब कोई न्यायाधीश साहित्य का सहारा लेता है तो ये हमें बताता है कि न्याय व्यवस्था कोई निर्जीव मशीन नहीं है। सही बात है, क्योंकि वॉल्दारिस तो अब आकर गवाह के कटघरे में खड़े होकर अपनी आपबीती नहीं सुना सकते ना कि उनके साथ लॉकअप में क्या हुआ। उनकी आवाज हमेशा के लिए छीन ली गई है। बिल्कुल। और जब सिस्टम ही रक्षक से भक्षक बन जाए तो जवाबदेही तय करने का बोझ दुगना हो जाता है। यह हम जीवित लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सच सामने लाएं। ये बहुत ही गहरी बात है। ये कोटेशन इस बात पर जोर देता है कि सत्ता की आड़ में किसी की जान लेना और फिर ये सोचना कि अब कोई शिकायत करने वाला नहीं बचा है, एक भ्रम है। और अदालत ये सुनिश्चित कर रही है कि वो उस खामोश कर दी गई आवाज की तरफ से बोलेगी। ये एक दशक से भी लंबी लड़ाई रही है, 2014 से लेकर 2026 तक का सफर। अनगिनत अर्जियां और सत्ता के खिलाफ खड़े होने की जद्दोजहद। ये समझना जरूरी है कि ये केवल एग्निलो वाल्दारिस का मामला नहीं है। ये चर्चा हमें ये सोचने में मजबूर करती है कि बिना जवाबदेही के शक्ति का इस्तेमाल कितना विनाशकारी हो सकता है। और ये मामला पुलिस सुधार और कस्टडी में पारदर्शिता की जरूरत का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। थानों में कैमरों की अनिवार्यता और स्वतंत्र मेडिकल परीक्षण बहुत जरूरी हैं। एक चोरी के आरोप और ट्रेन दुर्घटना की कहानी से शुरू होकर एक दशक लंबे संघर्ष के बाद ये मामला हत्या और सबूत मिटाने के ट्रायल तक पहुंचा। 10 साल का लंबा वक्त लगा सिर्फ इस बात को साबित करने में कि ये एक्सीडेंट नहीं था। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि जब कानून के रक्षक ही अदालत के आदेशों की अनदेखी करके सीसीटीवी फुटेज मिटा दें, मेडिकल रिपोर्ट को इग्नोर कर दें, तो रक्षकों की रक्षा कौन करेगा? हु वॉचेस द वॉचमैन? सही कहा। और ऐसे कितने मामले होंगे देश भर के थानों में
जिन्हें कभी ये 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई नसीब ही नहीं हुई होगी, और वो हमेशा के लिए आकस्मिक मौत बनकर फाइलों में दब गए होंगे। शुरुआत में हमने मेडिकल जांच की उस सटीकता की बात की थी जो सच को सामने रख देती है, लेकिन जब सिस्टम खुद सच को धुंधला करने पर उतारू हो जाए तो सबूतों की कड़ियों को जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस उम्मीद ही की जा सकती है कि ऐसे कड़े अदालती आदेश उन बंद कमरों के अंदर थोड़ी रोशनी लेकर आएंगे। हाँ, और रक्षकों को याद दिलाते रहेंगे कि उनकी हर हरकत पर किसी ना किसी की नज़र जरूर है। आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।